हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उतने की हम प्रैक्टिस करेंगे। 50+ क्वेश्चंस हैं। लाइन वाइज चलेंगे। देखो, आंसर्स तुम्हें आज खुद देने, मैं जस्ट बताऊंगी करेक्ट आंसर क्या है। जो भी क्वेश्चंस होंगे समझाऊंगी नहीं, बिकॉज पेडागोजी में हम ऑलमोस्ट एक एक चीज़ कर चुके हैं। तो आई गेस तुम्हारा इसमें से बहुत रेयर एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी कुछ गलत नहीं होगा अगर तुमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखी है पेडागोजी वाली। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से लैंग्वेज स्किल कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है: ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी थिंकिंग, डी स्पीकिंग। तो सोचो, आपके पास 3 सेकेंड्स हैं आंसर देने के लिए। जस्ट थिंक कि कौन सी लैंग्वेज स्किल नहीं है ये जो ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। थिंकिंग हमारी लैंग्वेज स्किल नहीं है। हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो होती है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग होती है। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर आपका थिंकिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: बाय विच मेथड द स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। कौन से मेथड के थ्रू जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट मतलब सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं: बाय सीइंग, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय डूइंग देमसेल्व्स। तो सोचो, आपके पास 3 सेकेंड्स है, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बाय डूइंग देमसेल्व्स। जब बच्चा खुद से कोई भी चीज़ करता है तो वो बहुत जल्दी समझता है एंड बहुत अच्छे से एक्सट्रीम लेवल पे समझ पाता है, उसको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बाय डूइंग देमसेल्व्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है: विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। कौन सी क्वालिटी एक टीचर की बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, प्रभावित करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है: पंचुअलिटी, इम्पार्शियलिटी, लव फॉर डिसिप्लिन, डोमिनेंस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, सोचिए। आपके पास 3 सेकेंड्स हैं। द आंसर इज ऑप्शन बी, इम्पार्शियलिटी। बच्चों को पसंद आती है कि टीचर इम्पार्शियल रहे। जो अच्छे बच्चे हैं ऐसा ना करे कि अच्छे बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, बुरे जो मतलब थोड़े बैक बेंचर होते हैं या स्लो लर्नर्स होते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही। इम्पार्शियल रहे, सभी बच्चे को इक्वली समझे। तो बच्चा ये टीचर की यही क्वालिटी चाहता है सबसे ज़्यादा। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन बी, इम्पार्शियलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। वट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास टीचिंग। टीचर को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे एक जब वो क्लास के अंदर पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं: मैक्सिमम यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, extensive use of examples from the practical life, extensive use of teaching material aids, giving ample opportunities to students for discussion or deliberations। तो सोचिए क्या आंसर होगा कि एक क्लास में इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा एक टीचर को जो कि देना चाहिए पढ़ाते हुए, या फिर वो उस मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल्स और एड्स। हमें टीचिंग मटेरियल का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादातर टीचिंग मटेरियल दिखाते हो तो बच्चा अपने आप इंटरेस्ट लेता है कि ये मैम न्यू चीज़ क्या दिखा रही है। जब हम उन्हें कोई भी चीज़ें लाइव दिखा रहे होते हैं या चार्ट्स के थ्रू समझाते हैं तो बच्चा ईजिली समझ पाता है एंड इंटरेस्ट लेके समझता है चीज़ों को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग मटीरियल्स और एड्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मस्ट गेट एजुकेशन बिकॉज दे आर वल्नरेबल, दे हैव स्पेशल नीड्स, इट्स अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दे आर पुअर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। जो बच्चे हैं जो उनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है उन्हें एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, ऐसा क्यों है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, आपके पास 3 सेकेंड से सोचो।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो डिसेबल हो या फिर वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। हर बच्चे का राइट है कि उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वेल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी डिसऑर्डर। कौन सा नीचे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से एक सेंसरी डिसऑर्डर है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? आपके पास 3 सेकेंड से सोचिए कि ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से सेंसरी डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स होती है वो ब्रेन तक आपको प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचाती कि अब क्या करना है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनमें कि सेंसरी डिसऑर्डर ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देता। मेंटल रिटार्डेशन में आपकी कुछ मसल्स होती है जो प्रॉपर मूव नहीं करती है, स्लो मूव करती है, या फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है सुनने में। एंड सेरिब्रल पाल्सी भी आपके सुनने से रिलेटेड है। तो ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसी है। लेकिन जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है इसमें आपकी जो सारी मसल्स होती हैं वो वर्क नहीं करती प्रॉपरली। ये जनरली मिडिल एज में होता है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लर्निंग डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग किस पर डिपेंड करती है? इंटेलिजेंस पे, पेरेंटल एटीट्यूड पे, पीयर एटीट्यूड पे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके पास 3 सेकेंड्स है, सोचिए क्या होगा आंसर। सो आपका करेक्ट आंसर है इंटेलिजेंस। जो आपकी लर्निंग है वो डिपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंस पे कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हो एंड कितनी क्विकली उन चीज़ों को अडाप्ट करते हो। सो द करेक्ट आंसर इज इंटेलिजेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो नीचे ऑप्शंस गिवन है उनमें से आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन सा मेथड इंक्रीज कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है। सो ऑप्शंस है, टू एक्सटेंड 1 आवर टाइम पीरियड, अपने दिन का 1 घंटा ज़्यादा बढ़ा दो पढ़ने के लिए। सर्विस पीरियड टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग, जब आप टीचर ट्रेनिंग ले रहे होते हो उस टाइम पे जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो। सॉल्यूशन एंड ट्रीटमेंट टीचिंग, सॉल्यूशन दो प्रोवाइड करो, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, ट्रीटमेंट दो कि आपने ये ऐसे गलत किया है। या फिर ऑप्शन डी, बाय हेल्प बुक्स। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंक्रीज करता है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्विस पीरियड टीचर ट्रेनिंग। ये आपका इसलिए करेक्ट है बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब बढ़ेगी जब कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, या फिर जब आप खुद कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करके समझ रहे हो तो उससे आपकी सारे सेंसेस काम करते हैं एंड जो आपकी एजुकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो अपने आप बढ़ जाती है। बिकॉज जिस पीरियड में आप काम कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप खुद एक टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हो तो सबसे बेस्ट आप क्या सीखोगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस लोगे, आप डिफ़िकल्टीज़ को समझो कि एक टीचर को क्या क्या परेशानियाँ आती है बच्चों को पढ़ाने में। तो आप ये सारी चीज़ों को समझते हो एंड आप ये देखते हो कि एक बच्चा किस लेवल तक समझ पा रहा है, तो आप सारी चीज़ें देख पाते हो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सर्विस पीरियड टीचर ट्रेनिंग, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, विच कैन नॉट बी द स्टेज ऑफ लर्निंग। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेज ऑफ लर्निंग नहीं है? प्रोसीजर, डिफरेंस परसेप्शन, एक्सरसाइज, इमेजिनेशन। सो आपके पास 3 सेकेंड से सोचिए क्या आंसर होगा। विच कैन नॉट बी द स्टेज ऑफ लर्निंग। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोसीजर। जिस आप प्रोसीजर से लर्न कर रहे हो वो एक स्टेज में काउंट नहीं होगा। हाँ वो लर्निंग है लेकिन वो स्टेज नहीं है लर्निंग का। डिफरेंस परसेप्शन आपका स्टेज है लर्निंग का, एक्सरसाइजेस करते हो, इमेजिनेशन इमेजिन करके चीज़ों करते हो, ये सब आपके स्टेजेस है लर्निंग की, बट प्रोसीजर आपकी स्टेज नहीं है लर्निंग की। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसीजर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिसिव फॉर टीचिंग वर्क? टू मेक इफेक्टिव द एक्सीलेंस, टू एजुकेट,
ट्रू मैनेजमेंट ऑफ क्लासेस, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सा टीचिंग वर्क है जो कि डिसिसिव है टीचर्स के लिए, या टीचिंग मेथड के लिए, या जिस वे से आप टीचिंग करा रहे हो क्लास के अंदर? तो चूज करो, आपके पास 3 सेकेंड्स हैं। सो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू मेक इफेक्टिव द एक्सीलेंस। बिकॉज डिसिसिव फॉर टीचिंग वर्क का मतलब है कि किसी भी चीज़ को लेके क्लियरली डिसीजंस दे पाओ, आप एक फाइनल डिसीजन दे दो। यानी कि अगर आप कोई टीचिंग करा रहे हो तो उसका आपको फाइनल क्या चीज़ चाहिए, उसे कराने के बाद आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है टू मेक इफेक्टिव द एक्सीलेंस। जो बच्चों है उसकी एक्सीलेंस को आप इफेक्टिव बना सको, उसको आगे बढ़ा सको, उसको जितनी नॉलेज थी उसको और भी ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज हो सके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू मेक इफेक्टिव द एक्सीलेंस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है व्हाट विल बी द इंडिकेशन व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स मोर मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर मेड बाय एनी टीचर। क्या इंडिकेशन हो सकती है जब एक बच्चों का ग्रुप जो है, जब बच्चों का ग्रुप ज़्यादा मार्क्स ले आता है जब एक क्वेश्चन पेपर एक टीचर ने बनाया है? तो मेरे पास ऑप्शन है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हाई अचीवर, टीचर हैज़ टॉट वेल, क्वेश्चन पेपर इज गुड, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक क्वेश्चन पेपर था जो कि एक टीचर ने बनाया था एंड ऑलमोस्ट एक ग्रुप के सभी बच्चों के मार्क्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ गए हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टीचर हैज़ टॉट वेल। जो टीचर थी उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो उस टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया तो बच्चा उसको अच्छे से कर पाया, सारे आंसर्स को दे पाया। डैट मीन्स कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था क्लास के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्डोन। तो ये वर्ड है कॉन्डोन, तो आपको चूज करना है ऑप्शंस में से कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है कॉन्डोन का। तो ऑप्शन है ग्रीव, ऑप्शन बी है एंड्योर, ऑप्शन सी है फॉरगिव, ऑप्शन डी है इग्नोर। तो सोचिए क्या आंसर होगा, कॉन्डोन का क्या मीनिंग हो सकता है, या कौन सा वर्ड है ऑप्शंस में जो कि बहुत बेस्ट एक्सप्रेस कर पा रहा है कॉन्डोन का मीनिंग? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंड्योर। जो एंड्योर है ये बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पा रहा है कॉन्डोन का मीनिंग। तो कॉन्डोन का बेसिकली मतलब होता है कि कुछ ऐसी बात या किसी भी ऐसी बात पे अग्री कर लेना जिस पे कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं ये रॉन्ग है। तो डैट मीन्स एंड्योरेंस होनी चाहिए आपके अंदर कि आप एंड्योर कर पा रहे हो, आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो कि जो कि दूसरा पर्सन गलत मान रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज़ गलत है। तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वन। हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सेंटेंस है, डज द नॉइज डिस्टर्ब यू। तो हमारे पास ऑप्शन है, यू आर डिस्टर्ब बाय द नॉइज, आर यू डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, यू आर डिस्टर्बिंग बाय द नॉइज, आर यू डिस्टर्बिंग बाय द नॉइज। तो आपको एक्टिव में वॉइस में ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, डज द नॉइज डिस्टर्ब यू। तो अब आपको ये चेंज करना है पैसिव में। तो एक्टिव टू पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो ये देख लो कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब आप ऑप्शन ढूंढो कौन सा करेक्ट है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है, आर यू डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज। क्या तुम डिस्टर्ब हो रहे हो नॉइज की वजह से? तो ये हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, अ स्टेटमेंट डेट कैन हैव अ डबल मीनिंग इज कॉल्ड। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका कि कोई भी दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है वर्बोस, एम्बिवैलेंट, एपिग्राफ या फिर एम्बिजियस। तो सोचिए क्या आंसर होगा, आपके पास 3 सेकेंड्स हैं। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्बिजियस, बिकॉज एम्बिजियस का मतलब होता है कि कोई भी एक या एक से ज़्यादा मीनिंग होना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका डबल मीनिंग हो सकता है, तो वही एम्बिजियस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का या सेंटेंस का या फ्रेज का एक या एक से ज़्यादा मीनिंग
होना, इट मीन्स हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एपिग्राफ होता है कोई भी एक छोटा सा मुहावरा हो, अ शॉर्ट फ्रेज हो गया। एम्बिवैलेंट होता है जिसमें कि आप किसी भी पर्सन की मिक्स्ड फीलिंग्स बता रहे होते हो, या फिर आपका मिक्सअप रहता है, ओपिनियंस दे रहे होते हो किसी के बारे में, बट कोई भी आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे होते, आप मिक्स्ड फीलिंग्स को बताते हो। एंड वर्बोस का मतलब होता है कि एक वर्ड के बजाय बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बन जाना एक सेंटेंस के अंदर, बल्कि इतने वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी उस बात को कहने के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्बिजियस। दैट मीन्स कि कोई भी स्टेटमेंट जिसका कि एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है। ओके, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स, दिस इज अ। हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए, किसी भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करते हुए समझना चाहिए। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, तो हमें बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स, ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, डी पार्ट फ्रेज। सो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है। वैसे मैंने ये जब बोला था तभी मैंने बता दिया था कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सिंपल सेंटेंस क्यों है, बिकॉज सिंपली इसमें बात हो रही है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली बात नहीं आ रही, कोई ये फ्रेज नहीं है, ये कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। तो जब ये तीनों ही नहीं है तो डेफिनेटली ये सिंपल सेंटेंस होगा, बिकॉज इसमें सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है, प्रॉपरली बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हुए बनाया गया है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड। स्टूडेंट्स को कंसर्न रखना चाहिए जब एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो कि इंक्लूड करता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स बाय द चाइल्ड, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द नेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द हेल्दी पर्सन। तो स्कूल्स को क्या कंसर्न में रखना चाहिए जब एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑप्शन चूज करो कोई भी जो गिवन है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स बाय द चाइल्ड। एक स्कूल को हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि जब बच्चे का दिमाग विकसित कर रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ एक नॉलेज को ही एक्वायर ना करे वो बच्चा, वो डेली लाइफ स्किल्स को भी एक्वायर करे, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमें ये सब लाइफ स्किल्स बच्चे को सिखानी है शुरू से ही। तो डैट्स वाई आपका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स बाय द चाइल्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अ स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चन देन यू विल। एक बच्चा है, उसने आधा अधूरा आंसर ठीक दे दिया है क्वेश्चन का, तो आप क्या करोगे। सीक फर्दर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, रीफ्रेम योर क्वेश्चन, टेल द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे, आपके पास 3 सेकेंड्स है, सोचिए इसका क्या आंसर होगा। एक बच्चे ने पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्ड दे दिया क्वेश्चन का, तो आप क्या करोगे। आप बच्चे को री प्रोवाइड करोगे, मतलब अगर उसने आधा अधूरा बता दिया है तो आप उसको कुछ ना कुछ हिंट देते रहोगे कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तो वो शायद उस आंसर को प्रॉपरली बता पाएगा, उस आधे अधूरे को पूरा कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आती है री स्किल्स एक टीचर की खुद की। जब एक स्टूडेंट ऐसे रिप्लाई कर रहा है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइड री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोडक्टिव स्किल्स। जो नीचे ऑप्शंस गिवन है उनमें से प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है, स्पीकिंग, राइटिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, इन सभी स्किल्स में से कौन सी स्किल्स प्रोडक्टिव हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों ही आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है, ये मैंने पढ़ाया था आपको पेडागोजी में, तो ये आपको पता ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड फेवर्ड बाय। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हम ऑटोमेटिकली अटेन कर पाते हैं, तो ये कैसा है, एंड इस सेंटेंस को कि हम ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज को, इसको किसने फेवर किया है। तो हमारे पास ऑप्शंस है कॉग्निटिविस्ट्स, बिहेवियरिस्ट्स, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है सोचिए।
सो आपका करेक्ट आंसर है कॉग्निटिविस्ट्स। जो कॉग्निटिविस्ट्स थे उन्होंने इस स्टेटमेंट को फेवर किया है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर अटेन कर लेते हैं, हम एक्वायर कर लेते हैं किसी भी लैंग्वेज को 5 years तक जनरली। तो जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने भी ये बात कही है एंड वो खुद एक कॉग्निटिविस्ट थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड डिस्टर्ब्स द टीचिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग एट टाइम्स। नीचे दिए में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि ग्रामर टीचिंग मेथड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसके थ्रू? क्योंकि जब एक टेक्स्ट बुक आ जाती है या फिर कंपोजिशन राइटिंग बहुत बार आ जाती है। सो हमारे पास ऑप्शन है डिडक्टिव मैथड, इंडक्टिव मैथड, सी इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड या फिर डी इंसिडेंटल मैथड। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज इंसिडेंटल मैथड। जब भी कोई इंसिडेंट आ जाता है बीच में पढ़ाते हुए तो उस इंसिडेंट के बारे में आपको चीज़ें बतानी होती है एंड देन आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो आगे, तो कई बार ये डिस्टर्ब कर देता है ग्रामर टीचिंग के अंदर। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर है इंसिडेंटल मेथड। बिकॉज डिडक्टिव मेथड में आप पहले डेफिनेशन देते हो एंड देन एग्जाम्पल्स पे जाते हो, इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल्स टू डेफिनेशन जाते हो। इंडक्टिव डिडक्टिव में आप दोनों चीज़ें करते हो कि एग्जाम्पल्स को आप डेफिनेशन के अंदर ही डाल के बता देते हो एंड इंसिडेंटल में किसी भी इंसिडेंट के बारे में बताते हुए आप चीज़ों को शेयर करते हो। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंसिडेंटल मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकॉज दे। टीचिंग एड्स क्यों यूजफुल है? ऑप्शंस हैं हेल्प टीचर्स वर्क, एक्टिवेट ऑल सेंसेस, हेल्प स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, सोचिए। सो द करेक्ट आंसर इज मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। जो टीचिंग एड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि जो आप लर्निंग है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी कंसेप्ट है, उसको जो एक बच्चा है बहुत इजीली समझ पाए एंड अच्छे से समझ पाए, बिल्कुल उसका एक एक मीनिंग जान जाए कि क्या कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इट मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर। टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर एक टीचर ये सब चीज़ें करता है। सो लेट्स सी कि वो क्या करता है। ऑप्शंस है मेक्स हिज इंटेंट पर्पसफुल, इज मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यूजेस वेरियस इंस्ट्रक्शनल एड्स, डिक्लेयर्स हिज ऑब्जेक्टिव्स इन द बिगनिंग। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। टीचिंग जब इफेक्टिव होगी जब एक टीचर यूज़ करता है अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शनल एड्स को, मतलब वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करता है, उसमें आपके टीचिंग मटेरियल का भी वो प्रॉपर यूज़ कराएगा जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किसी भी चीज़ को पढ़ाते हुए। या आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे कि आपको मैग्नेट का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो टीचर क्या करेगा, वो सबसे पहले मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीज़ों को सीधा वो मैग्नेट का यूज़ करते हुए दिखाएगा कि देखो ये नहीं चिपक रहा है, ये वाला चिपक रहा है। तो उसने क्या किया, उसने इंस्ट्रक्ट भी कर दिया आपको एंड वो प्रॉपर एड्स के साथ चलाओ। एड्स में क्या आ गया, आपकी टीचिंग एड्स में क्या था, कुछ थे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स और कुछ थे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसने प्रॉपर डिफ्रेंशिएट किया ना एंड किसके कौन से मेथड का यूज़ करते हुए किया, इंस्ट्रक्शनल एड्स का। तो आपका इसलिए करेक्ट आंसर है यूजेस वेरियस इंस्ट्रक्शनल एड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। द वर्ड टेसिड मीन्स। टेसिड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी साइलेंट, डी सेलेस्टियल। सो चूज करो टेसिड का मीनिंग क्या होगा। टैसिट का मतलब होता है शांत या फिर बिल्कुल साइलेंस हो जाए, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साइलेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड अ। जिसको लैंग्वेजेस, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में जिसने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो उसको बिल्कुल डीप में जाके पढ़ चुका है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फिलोसफर, ऑप्शन बी थियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी फिलोजिस्ट, ऑप्शन डी जूलॉजिस्ट। तो साइंस ऑफ लैंग्वेजेस जिसने अच्छे से पढ़ी है, जो बिल्कुल उसके डीप में गया, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन चूज करो जल्दी से एक। आपका करेक्ट आंसर है फिलोजिस्ट। जिसने साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में अच्छे से पढ़ाई की उसे हम फिलोजिस्ट कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है, कॉलोजियल, कॉलोक्वियल, कॉलोकियल, कॉलोक्वियल। सो हमें करेक्ट बताना है कि स्पेलिंग कौन से वर्ड की करेक्ट है। आपको एक चूज करना है कि कॉलोक्वियल की स्पेलिंग क्या होती है। सो चूज इट, विच ऑप्शन इज करेक्टली स्पेल्ड।
सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोलोक्यूल की स्पेलिंग ये होती है COLLOQUIAL। तो जिसको स्पेलिंग अभी तक नहीं पता थी वो ये याद कर लेना, बिकॉज ऐसे वर्ड्स कई बार आ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। चूज व्हाट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वूल ओवर वंस आई। हमें ये मीनिंग बताना है कि वूल ओवर वंस आई का मीनिंग कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है इजीली। सो हमारे पास ऑप्शन है डीले, एनकरेज, डिसीव, सप्रेस। सो सोचो क्या आंसर है। वूल ओवर वंस आई। सो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सप्रेस। सप्रेस यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहा है प्रॉपरली मीनिंग वूल ओवर वंस आई का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज कैन बी बेस्ट एड्रेस्ड बाय। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो हम कैसे इजीली एड्रेस कर पाते हैं, कौन सी टेक्निक से, हमें ऐसा क्या दिखता है, कौन से सिम्टम्स दिख रहे होते हैं कि हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रहा है। सो हमारे पास ऑप्शंस है एडवाइजिंग देम टू वर्क हार्ड, सजेस्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस, सुपरवाइज्ड स्टडी इन द लाइब्रेरी या फिर रिमेडियल टीचिंग। सो आपका करेक्ट आंसर है रिमेडियल टीचिंग। अगर कोई बच्चा डिफिकल्टीज फेस कर रहा है तो हम उसको रिमेडियल टीचिंग देके करेक्ट कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं कि आप रिमेडियल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करो। या फिर रिमेडियल टीचिंग में मतलब डिफरेंट चीज़ें आ जाती है कि जहाँ पे बच्चा गलत कर रहा है हम उनको वो चीज़ें बताते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे करो, हम प्रैक्टिस देते हैं जनरली, उनकी रेमेडी बताते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि जो भी बच्चा जहाँ पे डिफिकल्टी फेस करे आप उसको रेमेडी दो, आप उसको आंसर दो उस चीज़ का, उसको मेथड बताओ, एक एक प्रोसेस बताओ कि आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड टू। सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए किसके लिए। ऑप्शन है सिलेक्टिव स्टडी, ऑप्शन बी कैजुअल स्टडी, ऑप्शन सी इंटेंसिव स्टडी, ऑप्शन डी लर्निंग बाय रोट मेमोराइजेशन। तो इनमें से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है कि जो बच्चों को एनकरेज कर सकती है सक्सेसफुल होने के लिए। सिलेक्ट करो ऑप्शन। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटेंसिव स्टडी। जब एक बच्चा बिल्कुल डीप में जाके स्टडी करता है, किसी भी चीज़ को लेके एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है, जब वो बहुत इंटेंसली किसी चीज़ को पढ़ता है तो वो बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है आगे लाइफ में, बिकॉज उसने उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी उसने समझी है कि ये कंसेप्ट में क्या है एग्जैक्टली तो वो बच्चा इजीली सक्सेसफुल हो सकता है जो चीज़ों को बहुत इंटेंसली पढ़ता हो। तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट्स हु ब्रिंग्स आउट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड साइड द बुक्स नोट प्रिस्क्राइब्ड बाय द टीचर शुड बी। जो बच्चे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लेके आते हैं बल्कि जो बुक में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए थे उसके अलावा वो कोई ना किसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्यूशंस लेके आए तो टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर शुड बी डिस्करेज्ड, encouraged, advised to talk to the teacher outside the class, advised to follow the class notes to score better in the examinations। So correct option क्या होगा सोचो। तो एक टीचर को एनकरेज होना चाहिए कि ओके बच्चे ने अच्छा सॉल्यूशन लेके आया है, बुक के अलावा भी उसने चीज़ों को देखा है समझा है, तो इसलिए टीचर को एनकरेज होना चाहिए कि ओके बच्चा मेहनत कर रहा है, सिर्फ बुक्स का ही रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, वो आगे सेल्फ स्टडी भी कर रहा है एंड वो बाहर भी प्रॉपरली पढ़ रहा है, बुक के बाहर भी उसने एक्स्ट्रा नॉलेज गेन की है, प्रॉपर नॉलेज गेन किया, तो इसलिए टीचर को एनकरेज होना चाहिए। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनकरेज्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रॉब्लम ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स कैन बी इफेक्टिवली टेकल्ड बाय। जो ये स्कूल के ड्रॉप आउट्स होते हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम टेकल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग करिकुलम लोड, टीचर्स एम्पैथी, अट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट या फिर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट है। जब बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं मतलब स्कूल के मिड में उन्होंने छोड़ दिया तो वो प्रॉब्लम्स को फेस कर देते, तो इस प्रॉब्लम को ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट ना ले या स्कूल के मिड से नहीं जाए तो हम उसके लिए कौन सा क्या कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। हमें डिफरेंट इंसेंटिव्स लेने चाहिए कि बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ना करे, या जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चा ड्रॉप आउट ना करे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। चूज द सिनोनियम ऑफ वॉरेशियस। तो हमें सिनोनियम बताना है वॉरेशियस का क्या है। तो ऑप्शन है हंग्री, वाइल्ड, क्विक या फिर एंग्री। चूज करो एक।
सिनोनियम का मतलब है कि पर्यायवाची, यानी कि जो ये वर्ड है इसके जैसा सेम मीनिंग कौन से ऑप्शन का होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, हंग्री, बिकॉज वोरेशियस का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, एंड ऑप्शन ए का मतलब भी है हंग्री, यानी कि भूख लगी है। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हंग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। इनमें से हमें एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो फर्स्ट है कमांड, सेकेंड है अप्रेज, थर्ड है बिहेवियर, थर्ड है मेंटेनेंस। तो इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, सोचिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिकॉज मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है MEINTAN, एक मिनट, मेंटेन लिख के ANCE, MEINTANANCE, ये होती है मेंटेनेंस की स्पेलिंग। तो यहाँ पे ये मिसस्पेल्ड है, गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, रिमेडियल टीचर्स शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग व्हेन डीलिंग विद द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ प्यूपल्स। जो रिमेडियल टीचर्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम को डील अप करते हैं, तो उन्हें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ pupils in class and their behavior in groups, give positive reinforcement to pupils' good behavior, refer to the cases to student guidance officers, teachers for follow up action। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे क्लास में परेशान करते हैं तो टीचर को उनके साथ क्या करना चाहिए, बेसिकली ये पूछा है। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, आपके पास 3 सेकेंड्स है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर। बिकॉज अगर तुम बच्चों को एक बार इग्नोर कर दोगे तो वो बार बार फिर चीज़ों को करेंगे कि ये टीचर तो कुछ नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि तुम हमेशा अटेंशन दो कि वो बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, एंड उसको पनिशमेंट दो या उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो क्लास के अंदर, ताकि उस बच्चे को ये ना लगे कि टीचर तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा या उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए अ टीचर शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, यूज स्ट्रेस एंड रिदमिक पैटर्न्स एंड इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज एंड यूज वोकेबलरी अप्रोप्रिएटली, आर द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके रिदमिक पैटर्न, या जब आप किसी भी वर्ड पे स्ट्रेस डालते हो, इंटोनेशन का यूज़ करें, या आप अगर वोकेबलरी प्रॉपरली बोलनी है, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, तो ये माइक्रो स्किल्स जो नीचे ऑप्शंस गिवन है इनमें से सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व रहती है। तो फर्स्ट है स्पीकिंग, सेकंड है लिसनिंग, थर्ड है रीडिंग, फोर्थ है राइटिंग। तो सोचो क्या आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पीकिंग, बिकॉज जब आप बोलते हो तभी आप स्ट्रेस कहाँ पे दे रहे हो, आप रिदम कैसे लेके आ रहे हो, मतलब रिदम एक पैटर्न में गाना गा रहे हो लाइक, या स्ट्रेस से कोई बात कर रहे हो, इंटोनेशन में हाई पिच या लो पिच का यूज़ कर रहे हो, वोकेबलरी यानी कि प्रोनाउंसिएशन, अगर आप प्रॉपर वर्ड को बोल रहे हो तो वो सब किस में आ रहा है, जब आप कोई ना कोई चीज़ बोल रहे हो तो ये कौन से स्किल्स में आ रहा है, वो स्पीकिंग स्किल्स में मैटर करता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा स्पीकिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, प्रॉब्लम्स इन लैंग्वेज लर्निंग अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ। लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम्स कब आती है, किसकी कमी की वजह से आती है। सो ऑप्शंस है मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, टीचिंग ऑफ मदर टंग, टीचर्स कंपिटेंस। सो क्या आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर है टीचर्स कंपिटेंस। जब टीचर को खुद को ही लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं, वो अच्छे से नहीं बोल पाता, तो बच्चों को क्या ही सिखाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जब आती है जब एक टीचर खुद प्रॉपर उस चीज़ को नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता, उस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ नहीं करता। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, टीचर्स कंपिटेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, यूजुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द फॉलोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी। हमें जो यूजुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जो हैं, जो अभी तक यूजुअली हम यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सो सोचिए क्या आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ऑप्शन डी, बिकॉज जब एक टीचर सर्विस में ऑलरेडी है,
अगर उसको मतलब आपने देखा है कि स्कूल्स के अंदर वर्कशॉप्स कंडक्ट होती है, वो क्यों होती है? वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, वो टीचर्स के लिए भी होती है। बिकॉज धीरे धीरे अगर टाइम बदल रहा है तो हो सकता है कि एक टीचर को खुद को कोई न्यू चीज़ें अब आ रही हो, न्यू स्कीम्स आ रही हो, सो डेट जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पुराने वाला है उसको हम इम्प्रूव कर सके। पहले जनरली जो बच्चे रट्टा मारते थे उसको बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब किसको अच्छा समझा जाता है? जिसको जो चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकता है, जो सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करता हो, सिर्फ रोड मेमोराइजेशन ना करता हो, चीज़ों को समझता हो। तो ये सब क्या है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज आया है। तो ये क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है? जब जो एक टीचर है वो इन सर्विस में है, वो तब भी अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। वो कभी, जो एक टीचर होता है वो कभी भी पढ़ना छोड़ता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसकी नॉलेज कभी भी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम एक बार टीचर बन गए तो तुम बस, जो तुम्हारी पुरानी नॉलेज थी तुम उसी पर रहोगे, तुम आगे भी कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन जो होती है ये कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? तो हमारे पास ऑप्शंस है, मास कॉपिंग, स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन, अनरियलिस्टिक असेसमेंट, या फिर टीचर्स सोशल रेप्यूटेशन। इसके अकॉर्डिंग आपका मतलब क्या आंसर होना चाहिए कि जो स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन के थ्रू? सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, अनरियलिस्टिक असेसमेंट। फालतू के असेसमेंट नहीं होंगे, जो प्रॉपरली उन्हें कराया गया है उससे रिलेटेड असेसमेंट होंगे। तो स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स हॉब्सन्स चॉइस। तो हमें इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। हमारे पास ईडियम है हॉब्सन्स चॉइस, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, एक्सीलेंट चॉइस, नो चॉइस एट ऑल। सो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो चॉइस एट ऑल। हॉब्सन्स चॉइस का ही मतलब है कि आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। सो करेक्ट आंसर है नो चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं, चूज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड फ्रेज इन द सेंटेंस। जो ये अंडरलाइन है हमें इसका मीनिंग बताना है सेंटेंस के अंदर। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन एंड ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। ऑन एंड ऑफ का मतलब बताना है सेंटेंस के अंदर क्या मतलब निकल रहा है। सो ऑप्शन है एट इंटरवल्स, रेयरली, पेन्सटेकिंगली, या फिर कंटिन्यूअसली। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एट इंटरवल्स। इसका मतलब है कि जो एक पर्सन है वो बार बार कुछ ना कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता रहता है, यानी कि वो ब्रेक में काम करता है, वो हमेशा काम नहीं करता इस प्रोजेक्ट पे। जब भी उसे ब्रेक मिलता है, इंटरवल्स मिलते हैं, वो तब यहाँ पे काम करता है। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एट इंटरवल्स। नेक्स्ट है, पेडागोजी इज कंसीडर्ड टू बी द। पेडागोजी को हम कंसीडर्ड किस में करते हैं? सो ऑप्शन है, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ लर्निंग, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ एसिमिलेशन लर्निंग। सो सोचिए पेडागोजी से आप क्या समझते हैं? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है साइंस ऑफ टीचिंग। बिकॉज पैडागोजी का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपको किसी भी चीज़ की, जिस भी चीज़ की पैडागोजी है उसकी बेसिक नॉलेज तो, उसकी बेसिक प्रॉपर नॉलेज हो। अगर वो नॉलेज आपके पास है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो दैट्स वाई पैडागोजी इज कंसीडर्ड टू बी द साइंस ऑफ टीचिंग, कि आप कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइंस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, इंडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स। जो इंडक्टिव अप्रोच है टीचिंग का उसका मतलब क्या है? इनिशिएटिंग द चाइल्ड टू न्यू सब्जेक्ट, टीचिंग थ्रू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ग्रुप लर्निंग एज अपोज्ड टू इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो इंडक्टिव अप्रोच से आप इंडक्टिव मेथड का सोचो कि क्या होता है टीचिंग में, मतलब उसके बाद करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा। सो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब है कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को एक कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे एंड वो बच्चा समझ गया, मतलब कि वो जनरलाइज कर पाया किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। ये मैंने कराया था आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, चारों स्किल्स हैं, एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर, अब आप बताओगे कि कौन सा है।
सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, LSRW। देख लो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये आपका अप्रोप्रिएट ऑर्डर है, तो इसको LSRW से हमेशा याद रखना कि पहले आप सुनता है बच्चा, उसके बाद बोलता है, बोलने के बाद वो रीड आउट भी करता है, एंड रीड आउट करने के बाद वो लिख रहा है। तो इसलिए आपका ये ऑर्डर रहेगा LSRW। इस चीज़ को रट लो, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा ही जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, जो कि है द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आर। लैंग्वेज के प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग, टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल एज लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो आपके अकॉर्डिंग प्राइमरी फंक्शंस एक लैंग्वेज के क्या हैं, बताइए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहुत ए एंड बी, बिकॉज ये दोनों ही प्राइमरी फंक्शंस है ए एंड बी में जो दिया गया है कि आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स को, अपना मीनिंग बताना चाह रहे हो जो आप सोच रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर पाते हो, एंड थिंकिंग पावर, थिंकिंग के लिए भी आप यूज़ करते हो लैंग्वेज को, एंड आप दूसरे पर्सन पे कंट्रोल ऑब्वियसली कह सकते हैं जो बड़े हैं हमारे, एंड ये लैंग्वेज जो है वो एक सोशल एक्ट भी, बिकॉज इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते दूसरों के साथ सोशली, मतलब आप कनेक्ट हो पा रहे हो लैंग्वेज के थ्रू, तो इसलिए आपके प्राइमरी फंक्शंस में है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू डेसिग्नेट अ पर्सन मेंटली रिटार्डेड। कौन सी कंडीशंस में हम एक पर्सन को बोल सकते हैं कि हाँ ये मेंटली रिटार्डेड है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, वेरी पुअर अडेप्टिव एबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो इन चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि हम बता सकते हैं कि हाँ ये पर्सन मेंटली रिटार्डेड है? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज जब एक पर्सन में हमें ये सारी ही चीज़ें दिख रही हैं कि वो कोई भी चीज़ अडेप्ट प्रॉपर नहीं कर पाता, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, औरों के मुकाबले वो काफ़ी स्लो है, एंड वो ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि हाँ वो पर्सन दिमागी हालत पे ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। तो डैट मीन्स कि आपका डी पार्ट करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, ये सारी कंडीशंस हमें बता रही है कि हाँ एक पर्सन मेंटली रिटार्डेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि है द बेस्ट मेजर ऑफ आइडेंटिफाइंग माइल्डली मेंटली रिटार्डेड इज। बेस्ट मेजर क्या है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत अभी प्रॉपर मेंटली रिटार्डेड नहीं है, उसका ब्रेन वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो पूरा ही वर्क करना बंद कर चुका है। तो देखोगे क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडजस्टमेंट टेस्ट, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सारे ही टेस्ट का यूज़ किया जाता है जब हमें पता करना है कि जो एक पर्सन है वो थोड़ा बहुत भी मेंटली रिटार्डेड है या नहीं है। तो ऑप्शन डी, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ये करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, फिजिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कोज। प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी को भी अगर फिजिकली ट्रॉमा हो जाता है, उस लेडी को जो प्रेग्नेंट थी, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या उसके बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स होगी? सो लेट्स सी, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोचिए। सो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। एंड ऐसा सच में होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी को कोई भी फिजिकल ट्रॉमा हो जाए तो वो पागल भी हो सकता है, उसकी आंखें जा सकती है, या वो बहरा भी हो सकता है, एंड ऐसा सच में होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे कोज मेंटल रिटार्डेशन एक्सेप्ट। सभी के सभी मेंटल रिटार्डेशन को कोज कर सकते हैं, किसके अलावा? सो हमारे पास ऑप्शन है ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, एक्शन ऑफ टॉक्सिक एजेंट, रेडियो एक्टिविटी, नन ऑफ दीज। सो सोचिए कि इनमें से ऐसा क्या है जो कि कोज कर सकता है कि आप दिमागी तौर पे थोड़े से पागल हो जाए। एक्सेप्ट बताना है कि इनके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप नहीं हो पाओगे। आपका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कुछ भी नहीं, बिकॉज आप ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे कोज मेंटल रिटार्डेशन एक्सेप्ट। जो हमें नीचे ऑप्शंस गिवन है ये सभी मेंटल रिटार्डेशन कोज कर सकते हैं, आपको दिमागी तौर पे पागल कर सकते हैं, किसके अलावा? तो ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है ये सभी कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो नन ऑफ दीज है इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप पागल नहीं हो पाओगे। अगर आपको कोई टॉक्सिक एजेंट दिया जा रहा है
मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी जहरीली चीज़ है तो डेफिनेटली आप पागल हो सकते हो। ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी आ गई, आपका बी पॉजिटिव ब्लड है, आपको किसी ने ए पॉजिटिव दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रेडियो एक्टिविटी जो वेव्स निकलती हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। आप एक्सरे की वेव्स कह सकते हो, या जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो जो उसमें से रेडिएशंस निकलती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए ये सब कोर्स कर सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें गिवन नहीं है जो ना करता हो, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, नन ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूलर्स डू नॉट डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन इन, जो डलर्स होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते नॉर्मल चिल्ड्रन से किस एस्पेक्ट्स में? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, लेवल ऑफ सोशल एक्सपेक्टेंसी, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि जो डलर्स होते हैं, जो डल होते हैं, या आप कह सकते हो स्लो लर्नर्स है, या आप उन्हें कुछ भी कह सकते हो, जो एक एबनॉर्मल चिल्ड्रन है काइंडा, तो वो कैसे डिफरेंट नहीं है एक नॉर्मल चिल्ड्रन से, नॉर्मल बच्चे से, तो हमें वो बताना है। ऑप्शन चूज करो जल्दी। सो आपका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दिस। उसकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होगी, मतलब वो एक नॉर्मल चिल्ड्रन के मुकाबले कुछ डिफरेंट नहीं होगी, एंड वो सोशली उन्हीं बच्चों के साथ मिलेगा जिनके साथ हम, क्योंकि अब तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन कर दिया, तो आप डल स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं क्लास के अंदर, एंड खुद अगर आप नॉर्मल चिल्ड्रन हो तो डेफिनेटली आप खुद से कंपेरिजन कर सकते हो। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ऑफ दिस, कि आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सेम होगी एंड आपका लेवल ऑफ सोशल एक्सपेक्टेंसी भी सेम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एजुकेटिंग माइल्डली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? कौन सी चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड है किसी भी माइल्डली, मतलब दिमागी तौर पे जो ठीक नहीं है बच्चा, उसको एजुकेट करने के लिए? ऑप्शन ए रेगुलर काउंसलिंग, ऑप्शन बी रिमेडियल टीचिंग, ऑप्शन सी मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम, ऑप्शन डी रेगुलर इवेल्युएशन। सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है करिकुलम में कुछ भी मॉडिफाई करने के लिए। बाकी एक बच्चा अगर मेंटली रिटार्ड तो हम उसको रेगुलर काउंसलिंग दे सकते हैं, उसको रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, एंड उसका बच्चे का रोज़ रोज़ रेगुलर इवेल्युएशन रखेंगे ताकि हम देख पाए कि वो बच्चा ने कितना प्रोग्रेस किया है। बट करिकुलम में कुछ भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट सुइटेबल टू बॉर्डरलाइन केसेस? इनमें से कौन सी स्किल सुइटेबल नहीं है बॉर्डरलाइन केसेस के लिए? सो हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फिटिंग, रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ऑरेटरी स्किल्स, या फिर एक्टिविटी बेस्ड स्किल्स। कौन सी टीचिंग स्किल सुइटेबल नहीं है बॉर्डर लाइन केसेस के लिए? सो चूज अ ऑप्शन। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑरेटरी स्किल्स, बिकॉज ऑरेटरी स्किल्स में क्या है कि आप ऑरली कुछ चीज़ को बता रहे हो, तो ये सुइटेबल नहीं है बॉर्डर लाइन केसेस में, बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी करके दिखा रहे हो तो बेस्ट है, आप रिपेयर करके दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को तो भी बेस्ट है, या इलेक्ट्रिक फिटिंग कैसे करते हैं आप उस बच्चे को प्रॉपरली दिखाओ प्रैक्टिकली। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहे तो वो सुइटेबल नहीं है। तो डैट्स वाई यहाँ पे आपका सी पार्ट करेक्ट होगा, ऑरेटरी स्किल्स, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्किल्स सुइटेबल नहीं है बॉर्डर लाइन केसेस के लिए, एंड ये प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को करके दिखा रहे हो बच्चों को तो ये बॉर्डर लाइन केस में सुइटेबल है। तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑरेटरी स्किल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, जो कि है मोरॉन्स आर स्लो इन। जो मोरॉन्स होते हैं वो किस में स्लो है? फिजिकल ग्रोथ में, थिंकिंग एंड प्लानिंग, टेकिंग इनिशिएटिव, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि मोरॉन्स स्लो रहते हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, बहुत स्लोली होती है, वो उनके सोचने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है, लाइक वो बहुत टाइम बाद सोचते हैं, एंड वो इनिशिएटिव्स बहुत टाइम लगा के सोचते हैं, वो जल्दी से इनिशिएट नहीं करते किसी भी नई चीज़ के लिए, हमेशा पुरानी चीज़ों पे ही अटके रहना चाहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। मोरॉन्स स्लो होते हैं फिजिकल ग्रोथ में भी, थिंकिंग एंड प्लानिंग में भी, टेकिंग इनिशिएटिव्स में भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन ऑफ अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड विद द एनवायरनमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड। अनसेटिस्फैक्टरी जब रिलेशन होता है एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे का एक एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम टेक्निकली कौन सी टर्म देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑटिज्म, माल एडजस्टमेंट, स्यूडो डलनेस, या फिर नन ऑफ दीज।
उसको हम टर्म देंगे ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है कि जो एक दिमागी तौर पे कमज़ोर है बच्चा, वो प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ, या वो इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसका मतलब होता है ऑटिज्म। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो कौन से होते हैं? डेफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल्स, लो इन इंटेलिजेंस, स्लो इन एक्टिविटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो सोचिए क्या आंसर। आपका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बता रहा हो कि हाँ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू। लर्निंग डिसेबिलिटी किससे रिलेट करती है? लो लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पावर, पुअर एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, पुअर एबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेट करती है जब एक बच्चा प्रॉपरली सुनता नहीं है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर अच्छी नहीं है, लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो अपनी बात को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बहुत टाइम लगाता है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को लेट सॉल्व करता है, तो ये सब बताता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है इस बच्चे को। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी पुअरली इन। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअरली परफॉर्म करते हैं कौन से एरियाज में? एकेडमिक एरियाज, टेक्निकल एरियाज, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है एकेडमिक एरियाज। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा पुअरली परफॉर्म करते हैं एकेडमिक्स के अंदर, लेकिन वो गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं, या फिर प्रैक्टिकली अगर उन्हें चीज़ ही करनी हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं। तो डैट्स वाई यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो सबसे ज़्यादा पुअर परफॉर्म करते हैं एकेडमिक एरियाज में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ अदर डिसेबिलिटीज बिकॉज। जो प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटी की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है अदर देन जो दूसरी डिसेबिलिटीज़ है उनके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट कॉजेज कैन नॉट बी easily ascertained by applying usual tests. It is associated to behavior problems. Both of these या फिर none of these। कौन सा ऑप्शन होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है दूसरी डिसेबिलिटीज़ के मुकाबले में? ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, बिकॉज हमें पता ही नहीं चल पाता यूजुअल टेस्ट के थ्रू कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, हम इसीलिए नहीं बता पाते। तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स होती है कि बच्चे का हम इसीलिए बता ही नहीं पाते कि हाँ इसको लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ ना कुछ है या नहीं है, बिकॉज हमें बच्चा प्रॉपर अच्छा खासा लगता है, हमें लगता है जानबूझ के नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एजुकेशनली लर्निंग डिसेबल्ड लुक सिमिलर टू। एजुकेशनल के अकॉर्डिंग अगर हम एजुकेशनल देखें तो लर्निंग डिसेबल्ड जो लुक होता है ये किसके सिमिलर है? डलर्स के, बैकवर्ड चिल्ड्रन के, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है? यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट होगा बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये जनरली हम लर्निंग डिसेबल्ड लुक वही देते हैं हमें जो कि थोड़ा बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जो थोड़े बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम द नॉर्मल वंस। इनमें से कौन सी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो नॉर्मल वन से डिफरेंटली शो होते हैं या अलग ही पहचान में आ जाते हैं? दे आर ऑल द टाइम क्लमजी एंड ऑकवर्ड, पुअर कंडीशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, हाइट, वेट एंड हेल्थ, या फिर डी पार्ट ऑल ऑफ दीज। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज़। वो अपने जॉइंट्स का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो बहुत स्लोली वर्क करते हैं, अपने हाथ पैर की मूवमेंट बहुत स्लोली करते हैं। तो यहाँ पे पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है उनकी मोटर एबिलिटीज़ में। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन से और नॉर्मल वंस कौन से हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा मेथड मोस्ट सुइटेबल है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए? तो हमें वो बताना है। ऑप्शन है बिहेवियर गाइडेंस मेथड, रिमेडियल टीचिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग? सोचिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है बिहेवियर गाइडेंस मेथड। बिहेवियर गाइडेंस मेथड सुटेबल है, मोस्ट सुइटेबल है कि आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करो कि आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, ये करना है, या ऐसे बिहेव करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को ऐसे इस मेथड का यूज़ करके अच्छे से बताना चाहिए। आपका ऑप्शन है
करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्क हैबिट्स ऑफ लर्न डिसेबल्ड व्हाट शुड बी डन। हमें अगर वर्क हैबिट्स को इम्प्रूव करना है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, तो हमें क्या करना चाहिए उनकी वर्क हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन है अनअटेंडिंग बिहेवियर शुड बी पेनलाइज, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द बिहेवियर, क्यूज एंड प्रॉम्प्ट्स शुड बी गिवन, ऑल ऑफ दीज। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सारी ही चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सके वर्क हैबिट्स को लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में लीड टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस। कौन सी सिचुएशंस हमें लीड अप कर सकती है कि हम एजुकेशन में बैकवर्ड में चले जाएंगे या फिर बैकवर्डनेस हमें फील हो सकती है। सो ऑप्शन है सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसेबिलिटी, लॉन्ग डिजीजेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो चूज करो एक ऑप्शन, कौन सा होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। आप एजुकेशन में बैकवर्ड कैसे चले जाओगे, आप पीछे कब हो जाओगे, जब आपको कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, आपको कोई मोटर डिसेबिलिटी है, या फिर आप किसी बीमारी से बहुत टाइम से जूझ रहे थे एंड इस वजह से आप स्कूल में प्रॉपरली एजुकेशन नहीं ले पाए, या फिर आप सिलेबस में पीछे हो गए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कोर्स है कि इंडिया में प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन में हम पीछे जा सकते हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस हमें महसूस करनी पड़ सकती है, हम उस सिचुएशन से जूझ सकते हैं। सो ऑप्शन है पुअर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एटीट्यूड ऑफ द मासेस टुवर्ड्स एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी बच्चों को टीचर्स अकाउंटेबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है, या फिर एटीट्यूड ठीक नहीं है एजुकेशन की तरफ मासेस का, या फिर मतलब बच्चों का एटीट्यूड ठीक नहीं है जब वो एजुकेट हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम कर सकता है कि जो बच्चे हैं वो पीछे चले जाएंगे अपनी पढ़ाई में। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू चेक एजुकेशनल बैकवर्डनेस। कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से स्कीम्स को या फिर मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए एक टीचर को, ताकि वो चेक कर सके कि बच्चे एजुकेशनल बैकवर्डनेस तो नहीं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस में तो नहीं जा रहे। सो ऑप्शन है कंटिन्यूस इवेल्युएशन एंड रेगुलर फीडबैक, रिमेडियल टीचिंग, एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर ट्रेनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। हम बच्चे एक टीचर कौन से मेथड को अडॉप्ट कर सकता है, वो अडॉप्ट करेगा कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता रहे, रेगुलर फीडबैक देखे वो बच्चों का, वो रेगुलर फीडबैक ले बच्चों से, रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करे, एंड वो एडजस्टमेंट करे अपने पढ़ाने के वे में, उन बच्चों का भी देखे कि वो बच्चे भी एडजस्ट कर पाए, उनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग को बढ़ाए। तो इन सब मेथड के थ्रू हम एजुकेशनल बैकवर्ड्स को चेक भी कर सकते हैं एंड दूर भी कर सकते हैं बच्चों के अंदर। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64, टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर। जब जो टीचर है अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू बच्चों को आगे बढ़ाते, कोई भी चीज़ समझा रहे, या फिर वो छोटे छोटे असाइनमेंट्स को यूज़ करता है, तो ये किस लिए यूज़फुल है। स्लो लर्नर्स के लिए, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, या फिर उन सभी चिल्ड्रन के लिए जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चिल्ड्रन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो एंड फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे असाइनमेंट्स लेते हो क्लास के अंदर, तो ये सभी जिन भी बच्चों को कोई भी डिसेबिलिटी है उन सभी बच्चों को हेल्प करता है कि वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, चिल्ड्रन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे इस पूरी वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 65। सो लेट्स सी, स्पेशल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन व्हेन। स्पेशल स्कूल्स कब रिक्वायर्ड होते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, जब व्हेन बैकवर्डनेस इज ड्यू टू एनी सीरियस फिजिकल हैंडीकैप, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन in the society is very large, as is the case of Gujarat, where the achievement of students in mathematics is always seen very low. ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ठीक होगा कि स्पेशल स्कूल्स कब रिक्वायर्ड है बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए।
सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। जब भी किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा सीरियस फिजिकल हैंडीकैप हो गया है, जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशल स्कूल में भेजा जाए, या फिर जब एक बार ऐसा हुआ था कि गुजरात के अंदर सभी स्टूडेंट्स जो कि थे मैथ्स के अंदर बहुत कम थे, मतलब उनसे मैथ सोल्व ही नहीं हो रही थी बहुत बड़ी अमाउंट में, तो तब उन्हें सबको स्पेशल स्कूल्स में भेजा गया था। तो डैट्स वाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ऑफ दीज। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आप सभी प्रॉपर 15/15 इंग्लिश पैडागोजी में स्कोर कर पाओगे। एंड बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सो बाय बाय।